अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान उस्मानिया पैरामेडिक्स के चैनल से आज एक इंतहाई अहम और कॉमन क्लिनिकल टेस्ट, लेबॉरेटरिकल टेस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस टेस्ट पर हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है ग्लूकोज फास्टिंग ऑब्लिक रैंडम, यानी खाली पेट या भरे पेट ब्लड में शुगर लेवल चेक करना। इसकी क्या जो है वो बैकग्राउंड होता है और इसके मुतालिक कैसे हम जान सकते हैं, क्या बातें जहन नशीन रखना एज बीइंग अ प्रैक्टिशनर बड़ा ज़रूरी है। इस तरह तो ग्लूकोज बाय इटसेल्फ एक बहुत डीप जो है वो टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्तसरन कुछ काम की बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप एक बात ये याद रखें कि जो भी हम खुराक खाते हैं उसमें तकरीबन 6 अज्जा बड़े कॉमन होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल साल्ट्स और छठा वाटर। इन 6 अज्जा से मिलकर बैलेंस खुराक बनती है। इनमें से वाटर और इसके साथ साथ मिनरल साल्ट्स और विटामिन्स ये सिंपल फूड है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और इसके साथ साथ फैट्स ये कॉम्प्लेक्स फूड है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि ये एक किस्म की फूड है COH, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मुरक्कब होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जितनी भी खुराकें हैं, मसलन चावल है, आलू है, कचालू है, ज़ेर ज़मीन उगने वाली सब्जियां हैं, कई फल फ्रूटों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, मीठी अशिया में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये कम्प्लेक्स फूड होते हैं और इनकी सिंपल फॉर्म का नाम ग्लूकोज है। जिस तरह प्रोटीन एक कम्प्लेक्स फूड है, उसकी सिंपल फॉर्म का नाम अमीनो एसिड है। फैट्स एक कम्प्लेक्स फूड है, उसकी सिंपल फॉर्म का नाम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म को ग्लूकोज कहते हैं या ग्लूकोज की कम्प्लेक्स फॉर्म को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लिहाजा ये जो हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, कचालू खाते हैं और ज़ेर ज़मीन उगने वाली सब्जियां, शलजम वगैरह हैं और जो चीज़ें, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। जब हम वो खाते हैं तो वो हज़म होकर कम्प्लेक्स फूड से डाइजेस्ट होकर सिंपल फूड में तकसीम हो जाता है, तब्दील हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में आ जाता है और इधर हम रेस्पिरेशन के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हमारे सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो सेल में पावर हाउसेस होते हैं, एनर्जी हाउसेस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, उनमें कुछ ऐसी बायोकेमिस्ट्री चलती है, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से एक ख़ास किस्म का केमिकल बनता है जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ATP। ये ATP जो है इट इज़ अ बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे जिस्म में जो भी ताकत है और जितने अज़ा हमारे काम करते हैं वो सब ATP यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल पैसों जैसी है। जैसा हम दुनिया का कोई काम करना चाहें, कोई चीज़ ख़रीदना चाहें, बेचना चाहें, मजदूरी करवाना चाहें, कोई भी काम कहीं जाना चाहें, आना चाहें, तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस्म का हर सेल ATP यूज़ करता है अपना काम करने के लिए। आंख का सेल है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यूज़ करेगा तो हमें सही दिखाई देता है। गुर्दों का सेल है, ATP सही यूज़ करेगा तो यूरिनेशन बनाएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर और हार्ट का सेल है तो वो अपना काम करेगा बशर्ते कि उसे प्रॉपर ATP मिलती रहे। दिमाग का सेल है, न्यूरॉन, उसको जितने जो है ATP मिलती रहेगी ये सही काम करता रहेगा। लिवर का सेल है, ATP मिलती रहेगी, वो डाइजेशन के लिए काम करता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस बात को समझें कि वाई ग्लूकोज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसको हम क्यों अपने ब्लड में जो है वो मापते हैं या इसका अंदाज़ा क्यों करते हैं। तो
फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे बॉडी सेल जो है वो ग्लूकोज हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स में ऐसे केमिकल रिएक्शंस तरतीब पाते हैं जो कि फाइनली फिर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये एटीपी हमारे जिस्म में एनर्जी का काम करती है और इसी एनर्जी को हम बरूए कार लाते हैं। ये एटीपी कम हो जाए बनना तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये एटीपी ज़्यादा तेज़ हो जाए, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज़ हो जाए तो हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ग्लूकोज एटीपी बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। अब यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता और समझे, ये ग्लूकोज सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकती, खुद नहीं जा सकती। जैसा मैं और आप फर्ज करें इस जगह से किसी दूसरे मकाम पर जाना चाहें तो हम ऐसे नहीं जा सकते जब तक कि हमें कोई सवारी ना मिले। सवारी मिल जाए उस पर चढ़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो सवारी हमें दूसरी जगह ले जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्लूकोज जो है, ये जब हम कुछ खाते पीते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। वो ग्लूकोज जो है अब बॉडी सेल्स में खुद ब खुद दाखिल नहीं हो सकती, बल्कि उसको अंदर दाखिले के लिए एक कैरियर की ज़रूरत है। तो हमारे जिस्म में एक चीज़ है पेंक्रियाज, जो कि हमारे स्टमक के पीछे एक ग्लैंड है। ये कंपाउंड रेसमस ग्लैंड है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करता है, एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी करता है। तो हमारे पेंक्रियाज में एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स। तो ये बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज जो हैं, ये एक ख़ास रतूबत खारिज करते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो आप देखते हैं कि बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज जब इंसुलिन खारिज करते हैं तो ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के लिए कैरियर का काम करती है। देखिए, ब्लड में ग्लूकोज मौजूद है, इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को लिया और सेल के अंदर दाखिल हो गई, इधर से ऑक्सीजन आ जाती है और केमिकल रिएक्शन होकर हमें एटीपी मिलता है। तो इंसुलिन की अहमियत को समझे। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बनेगी, कम होगी, काम की नहीं होगी, तो लाख हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, लेकिन सेल के अंदर यूज़ नहीं होगा। लिहाजा जब भी किसी शख्स में इंसुलिन की कमी वाक़या हो जाती है या केमिकली इंसुलिन सही नहीं होती, अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, या इंसुलिन की मिकदार कम होती है या एब्सेंट हो जाती है, या पेंक्रियाज के बीटा सेल्स काम करना छोड़ देते हैं और इंसुलिन नहीं बनाते, तो अब क्या होगा? अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ती जाएगी लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा सकती और उसकी निस्बत फिर एटीपी हमें बनना कम हो जाएगी। लिहाजा ऐसे मरीज़ में फिर कमज़ोरी पैदा हो जाती है और ग्लूकोज का हाई लेवल, ऐसे मरीज़ को हम डायबिटिक लेवल का कहते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गई है। अब ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ये यूरिन में खारिज होता है। जब 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो अब ये ग्लूकोज यूरिन में खारिज होता है और ग्लूकोज यूरिन में खारिज होते हुए अपने साथ पानी को भी ले जाती है और इस तरह जिस्म में पानी की कमी होती है और हमें प्यास ज़्यादा लगती है। डायबिटिक पर्सन को प्यास ज़्यादा लगती है, इसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। जब प्यास ज़्यादा लगती है तो फिर पेशाब ज़्यादा आता है और इसको हम पोलीयूरिया कहते हैं। तो एक देखें आप, डायबिटिक पर्सन में इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? पोलीयूरिया होता है, जिस्म से पानी खारिज होता है, यूरिन खारिज होता है। उसकी जब पानी जिस्म से निकल जाएगा तो प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगी, तो उसमें फिर हमें पॉलीडिप्सिया हो जाता है। इसके अलावा फिर जिस्म में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है चूँकि सेल्स के अंदर, तो लिहाजा अब क्या होता है, इंसुलिन की कमी के बायस ब्लड लेवल की ग्लूकोज के ज़्यादा हो जाने के बायस और सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाने के बायस क्या होता है, हमारे जिस्म के प्रोटीन और सबक्यूटेनियस फैट्स ये भी जो है वो ग्लूकोज में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह ऐसे शख्स को क्या होता है, जिस्म में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, वेट कम होना शुरू हो जाता है, पॉलीयूरिया होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पॉलीडिप्सिया होता है, जो है मरीज़ को जो है प्यास ज़्यादा लगती है और साथ साथ पोलीफेजिया हो जाता है, यानी कि भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि ग्लूकोज बॉडी से निकल रहा है। अब
जब बॉडी से ग्लूकोज निकलता है, पानी भी निकल जाता है, पानी अपने साथ सोडियम पोटाशियम को भी ले जाता है, जिससे कि मरीज़ के जिस्म में एक्स एंड पेन्स, जिसे हम GBAs या जनरलाइज बॉडी एक्स कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। और इस तरह अगर ऐसे मरीज़ का जब आप ग्लूकोज लेवल ब्लड में चेक करेंगे तो नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। अब ग्लूकोज लेवल चेक करने का तरीका क्या है, उसके दो तरीके हैं। एक ग्लूकोज फास्टिंग में यानी खाली पेट चेक करना चाहिए, और दूसरा ग्लूकोज रैंडम यानी भरे पेट। इसका एक तरीका है, जब भी ग्लूकोज फास्टिंग चेक करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, मरीज़ को कम से कम 6 घंटे कुछ भी नहीं खाना, सिंपल सादा वाटर पी सकता है, खैर है, लेकिन और कुछ नहीं खाना। जब 6 से 8 घंटे गुजर जाए भूखा रहते हुए तो अब मरीज़ फास्टिंग में आ गया और उसका ग्लूकोज लेवल चेक करना होगा, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। ये फास्टिंग ब्लड शुगर खाली पेट 6 से 8 घंटा भूखे रहने के बाद हमारे जिस्म में ग्लूकोज 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 110 से ऊपर ना हो। इसी तरीके से रैंडम ब्लड शुगर का तरीक़ाकार क्या है, अगर ग्लूकोज रैंडम पर चेक करनी है, शुगर रैंडम पर भरे पेट पर चेक करनी है, तो मरीज़ बेहतर यह है सुबह का नाश्ता करे या किसी भी वक्त का प्रिंसिपल मील खाए, दोपहर का खाना खाए। खाना खाने या नाश्ता करने के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद लेबॉर्ट्री जाकर अपना रैंडम ब्लड शुगर चेक करे। रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद जब पीक पर पहुंच जाती है ग्लूकोज, तो वो 90 से 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस जगह एक बात याद रखें कि जब भी कोई शख्स पेट भर के खाना खा लेता है तो एक नॉर्मल शख्स में भी वक्ती तौर पे एक आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए नॉर्मल से ग्लूकोज लेवल मामूली सा बढ़ा हुआ आ सकता है, 180 आ सकता है, 170 आ सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त ग्लूकोज ने जो है पीक पकड़ा हुआ होता है और फिर अब इंसुलिन काम करेगी तो वापस उसको नीचे ले आती है नॉर्मल में। तो ये बात याद रखें। तो यहाँ पर आपने बात ये याद रखनी कि फास्टिंग ब्लड शुगर की क्या वैल्यू है, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और रैंडम ब्लड शुगर 90 से 145। फास्टिंग ब्लड शुगर की शर्त यह है कि 6 से 8 घंटे भूखा रहे शख्स, फिर चेक कराए। और रैंडम ब्लड शुगर चेक करने के लिए शर्त ये है कि खाने या नाश्ते के या किसी भी प्रिंसिपल मील के 2 से 2.5 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करें। तो ये नाजरीन आज के लेक्चर के मुतालिक था। आम तौर पर यहाँ पर ये भी चले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि ग्लूकोज लेवल कब हाई होता है ब्लड में, मेनली तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में यानी शुगर की बीमारी में। इसके अलावा जो है बर्न्स अगर हो जाए, एक्रोमेगली यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा खारिज हो, उसमें भी ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ दूसरी ऐसी कंडीशंस भी हैं जो कि जिनके अंदर मसलन कुशिंग सिंड्रोम है, स्ट्रेस की कंडीशन है, तो इनमें ये जो है ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है, लेकिन मेनली डायबिटीज़ में हाई होता है। इसी तरह शुगर लेवल लो भी हो सकता है नॉर्मल से। उसमें क्या होता है कि ये शॉक की कंडीशन में ऐसा हो जाता है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज की कंडीशन में होता है, अल्कोहलिज्म में, सिरोसिस ऑफ लिवर में। तो इनमें आप देखें हाइपोग्लाइसीमिया में, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल से शुगर लेवल कम हो जाता है। तो उम्मीद है नाजरीन कि प्रैक्टिशनर हजरात को आज फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर से मुताल्लिक जो है वो काफ़ी बुनियादी मालूमात मिल गई होंगी, वरना इनसे और भी डिटेल मालूमात हैं, और भी ज़्यादा लंबी पैथोफिजियोलॉजी इसकी अपनी होती है, लेकिन ये जो है ये इसके कुछ बुनियादी पॉइंट थे। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ, कई नई वीडियो के साथ आपके से मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट आखिर में यही है कि ये शुगर से मुताल्लिक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।